हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली, कि ऐसे मेटल्स की लिस्ट बनाइए जिनको हम इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पता होना चाहिए कि जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं उन्हीं को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली। हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली, उन्हीं को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिकली। आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। सो हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे मेटल्स लिखने हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर में, वही हमारा आंसर होगा। सो हाईली रिएक्टिव मेटल में हम लिख सकते हैं पोटाशियम। पोटाशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। कैल्शियम भी एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसी टाइप से मैग्नीशियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे उनको हम इजीली इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सो यही हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन को कंसिडर कीजिए और बताइए व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, यानी हमसे पूछता है चार्ज बताइए, चार्ज कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करने के लिए, डाइक्रोमेट आयन के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, वो हमसे पूछा गया है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं, 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहा है। ये कहें तो 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन विल यूज 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जैसा कि हम जानते हैं, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड यानी द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू n इंटू एफ, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज्ड, कि n कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है। तो क्योंकि इस रिएक्शन में दिखाया गया है कि 1 मोल डाइक्रोमेट आयन के लिए हमें 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सो जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो होगा 6 इंटू फेराडे यानी 6F। फेराडे की वैल्यू हम सबको पता है, 6 इंटू 96500, जिसको सोल्व करने से हमें इजीली वैल्यू मिलेगी 579000 कूलम। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जस्ट हमें Q इक्वल टू NF का यूज करना है और हमारा आंसर जो है मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स डेट आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग रिचार्जिंग, कि लेड स्टोरेज बैटरी की रिचार्जिंग के दौरान जो भी उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल चेंजेस उसमें आते हैं, वो हमें लिखने हैं। साथ ही साथ किन किन मटेरियल्स का यूज किया जाता है रिचार्जिंग के दौरान, वो भी हमें बताना होगा। सो फ्रेंड्स, लेड स्टोरेज बैटरी की रिचार्जिंग के दौरान जो केमिस्ट्री होती है वो डिस्चार्जिंग से जस्ट अपोजिट होती है। सो लिखेंगे द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग, द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी is just opposite of discharging, कि रिचार्जिंग करने की जो केमिस्ट्री है वो डिस्चार्जिंग से जस्ट उसका अपोजिट है। ये बात आपको यहां से ध्यान रखना है। सो क्या क्या रिएक्शंस होंगी वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एनोड पर। ये जो रिएक्शंस हैं ये आपकी रिचार्जिंग के दौरान होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। रिचार्जिंग के दौरान एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी। एनोड पर रिएक्शन होगी PbSO4 यानी लेड सल्फेट प्लस, तो लेड सल्फेट प्लस में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स
लेड सल्फेट और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के फॉर्मेशन करेंगे PbO2, साथ में फॉर्मेशन करेंगे सल्फेट आयन, साथ ही साथ बनेंगे 4 प्रोटॉन्स और साथ ही साथ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो जब लेड स्टोरेज बैटरी रिचार्ज होगी तो उस दौरान एनोड पर होने वाली रिएक्शन है कि लेड सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के लेड ऑक्साइड, सल्फेट आयन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन करता है। और कैथोड की अगर हम रिएक्शंस की बात करें, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो कैथोड पर होने वाली रिएक्शन में लेड सल्फेट आयन एनोड से प्रोड्यूस होने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होकर फॉर्मेशन करेगा लेड, साथ में फॉर्मेशन करेगा सल्फेट आयंस की। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन चेक करें तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हम लेफ्ट में लेफ्ट को और राइट में राइट को जोड़ते हैं। जैसा करने पर आप पाएंगे PbSO4 2 मॉलिक्यूल तो हमें मिलेंगे PbCO4 के, लेड सल्फेट के 2 ही मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे वाटर के 2H2O। ये दोनों के दोनों कंबाइन होकर के फॉर्मेशन करती हैं Pb, साथ में फॉर्मेशन करेंगे PbO2 लेड ऑक्साइड की, साथ ही साथ हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के। यहाँ राइट हैंड साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखते वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। सो ओवरऑल हमें पता चला कि लेड स्टोरेज बैटरी में 2 लेड सल्फेट के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर के लेड ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। रिचार्जिंग के दौरान क्योंकि रिएक्टेंट साइड में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए वाटर का जो एडिशन होता है, वाटर इज एडेड इन दी बैटरी, वाटर को ऐड किया जाता है बैटरी में फॉर रिचार्जिंग पर्पस, ताकि जो बैटरी है वो आसानी से पूरी तरीके से रिचार्ज हो पाए और हमें बैटरी बैकअप भी अच्छा मिले, इसलिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होती हैं। रिचार्जिंग के दौरान अगर ये रिएक्शन ऐसी थी तो डिस्चार्जिंग के दौरान ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, जो एनोड था वो आपका कैथोड बन जाएगा। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की अगर बात करें, जब ये बैटरी डिस्चार्ज होगी तो क्या होगा, डिस्चार्जिंग के दौरान ये रिएक्शंस जस्ट रिवर्स हो जाती हैं। कैथोड, एनोड जो है वो कैथोड बन जाएगी और रिएक्शन को लेफ्ट से राइट की तरफ लिख दें। जो भी स्पेसिस प्रोडक्ट साइड लिखी गई है उसको आप रिएक्टेंट साइड लिख दें। तो जो एनोड था वो हमने कैथोड लिख दिया और जो राइट हैंड साइड थी यानी प्रोडक्ट साइड थी वो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, और जो रिएक्टेंट साइड थी वो हमने प्रोडक्ट साइड लिख दी। इसी टाइप से जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा और जो राइट हैंड साइड में चीज़ें लिखी गई हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी गई चीज़ें हैं वो राइट हैंड साइड में आ जाती हैं। ओवरऑल रिएक्शन भी जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी। सो ओवरऑल रिएक्शन जब लिखेंगे तो जस्ट इसकी रिवर्स कर दो, जो भी राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है वो लेफ्ट में आ जाएगा। सो Pb plus PbO2 plus 2 molecule of H2SO4 that is sulfuric acid will combine to form 2 molecules of lead sulfate and 2 molecules of water. So this is the overall reaction during discharging. तो क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रिचार्जिंग के बारे में पूछा गया, तो अगर हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक भी मेंशन कर देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है कि सजेस्ट 2 मटेरियल्स अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन फ्यूल सेल। कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, हाइड्रोजन के अलावा कोई 2 और ऐसे मटेरियल बताइए जिनको हम फ्यूल सेल में एज ए फ्यूल का इस्तेमाल कर सकें। तो इसका आपका एग्जांपल है मीथेन ऑक्सीजन। फ्यूल सेल में मीथेन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है, और मिथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हम मिथेनॉल को भी एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। सो हमें 2 मटेरियल्स बताने थे, तो हमने मीथेन और मिथेनॉल जो है हमारे 2 मटेरियल्स होंगे जो एज ए फ्यूल की तरह वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज इनविसेज्ड एज सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसी होती है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन के थ्रू समझाइए। तो चलो डिस्कस करते हैं कैसे होगी रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन। कोरोजन, रस्टिंग जो आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो कोरोजन का एग्जाम्पल है। सो कोरोजन इज स्लोली ईटिंग अप, इज स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल। इट इज स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल। ये मेटल के धीरे धीरे खत्म हो जाने की प्रोसेस है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ various salts, due to formation of various salts on the surface of the metal, on the surface of the metal, on the surface of metal। मेटल की सरफेस पर बहुत सारे साल्ट बन जाते हैं और उसी साल्ट्स की फॉर्मेशन की वजह से वो मेटल धीरे 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 टूटने लगता है, ख़त्म होने लग जाता है। इसी प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं और कोरोजन का ही एग्जाम्पल आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। जो वाटर की लेयर प्रेजेंट होगी आयरन की सरफेस पर, ठीक है, लिखेंगे द वाटर लेयर प्रेजेंट ऑन द आयरन आर्टिकल। आयरन के आर्टिकल के ऊपर जो वाटर की लेयर प्रेजेंट होगी, दैट विल combine with acidic gases, like CO2 to form carbonic acid। ये सबसे पहला स्टेप है कि आयरन के आर्टिकल के ऊपर जो वाटर की लेयर प्रेजेंट है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एसिडिक गैसेस के साथ कंबाइन होकर के बनाते हैं एसिड, टू फॉर्म एसिड। लाइक वाटर मॉलिक्यूल will combine with CO2, that is an acidic oxide, to form a carbonic acid H2CO3। Since carbonic acid is an acid, so it will dissociate to form H positive ion, that is protons, and the hydrogen carbonate ion। So सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि मेटल की सरफेस के आसपास प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन होकर फॉर्मेशन करता है H2CO3 की, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, सो इट विल डिसोशिएट पार्शियली टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। सेकेंड स्टेप में, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, द आयरन, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, द iron atoms, that is Fe atoms, the iron atoms, Fe atoms at some spot or at some area, will oxidize itself। वो एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं, which will oxidize itself to फेरस आयन। H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में आयरन के एटम्स किसी पर्टिकुलर स्पॉट से, किसी पर्टिकुलर एरिया के अपने आप को ऑक्सीडाइज करके फेरस आयन बनाते हैं, दैट इज Fe will oxidize to form ferrous ion and produce 2 electrons। So that spot or that area will act as anode। ये एरिया काम करेगा एनोड का, क्योंकि यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। So that spot will act as anode, वो एनोड का काम करेगा। These electrons produced from the oxidation, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से प्रोड्यूस हुए हैं, these electrons will move, electrons produced during oxidation, electron produced during oxidation will move to another spot
विल मूव टू अनदर स्पॉट, वो दूसरे स्पॉट पे जाएंगे, अनदर स्पॉट, एंड ऑक्सीजन गैस will reduce, oxygen will reduce by gaining, oxygen will reduce by gaining these electrons and H positive ions, और किसी दूसरे स्पॉट पर जाकर के ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को रिड्यूस करके और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। यानी रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो रिएक्शन आएगी कुछ ऐसा। सो द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स on combination with H positive ions and electrons will form water, वो फॉर्मेशन करेंगे वाटर की। सो अगर हम यहाँ से इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए फॉर एग्जाम्पल 4 पॉजिटिव आयंस एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन टू फॉर्म 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। सिंस दिस प्रोसेस since at this spot reduction has taken place, so this spot will act as cathode, ये स्पोर्ट कैथोड का काम करेगा क्योंकि यहाँ रिडक्शन हुआ है। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक एनोड, एक स्पोर्ट है जो एनोड का काम करने लगा और एक स्पोर्ट कैथोड का काम करने लगा। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन चेक करें, यहाँ से अगर हम ओवरऑल रिएक्शन चेक करें, सो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? ओवरऑल रिएक्शन में हमें मिलेगा 2 Fe आयंस प्लस में O2 प्लस 4 पॉजिटिव आयंस will give rise to 2 Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने आयरन का सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम इस्तेमाल किया है जबकि यहाँ हमने 2 लिखे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हुआ है जबकि कैथोड पर रिडक्शन के दौरान 4 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ हुआ है। सो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम एनोड वाली प्रोसेस को इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4 आ जाएं जो कि इक्वल होंगे रिडक्शन वाली प्रोसेस से। फिर हम लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड कर देंगे, राइट में राइट को ऐड कर देंगे। सो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये आएगी। नाउ फर्दर पहले स्टेप से यानी एनोड से जो Fe2 पॉजिटिव आयन बने हैं, पहले स्टेप से जो Fe2 पॉजिटिव आयन बने हैं, दूसरे स्टेप से ये जो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, तो पहले स्टेप से फेरस आयन, दूसरे स्टेप से वाटर मॉलिक्यूल और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, ये सब कंबाइन होकर के फॉर्मेशन करते हैं Fe2O3 प्लस में H पॉजिटिव आयंस की। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 4 Fe आयन लेके चलेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा करने के लिए हमें ऑक्सीजन यहाँ लेके चलने पड़ेंगे 4, तो यहाँ पर 8 H पॉजिटिव आयन बनेंगे। सो इक्वेशन हो गई बैलेंस। सो 4 फेरस आयन, 4 वाटर मॉलिक्यूल एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड 8 प्रोटॉन्स। नाउ दीज Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ये जो फेरिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं Fe2O3 मॉलिक्यूल्स, दैट विल कंबाइन विद X molecule of water to form Fe2O3.XH2O. So this is our rust, यही है rust. This is the formula of the rust, Fe2O3.XH2O. This is the formula of the rust. So इस टाइप से या इन प्रोसेसेस के दौरान हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो रस्टिंग होती है आयरन की, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होने के बाद होती है, इसमें एनोड और कैथोड दोनों वर्क करेंगी और फाइनली हमें रस्ट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।